92.93%। ये कोई नॉर्मल वोटिंग का आंकड़ा तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक तरह से राजनीतिक भूकंप के बाद के निशान है। हाँ, और ऐसा भूकंप जिसने 15 साल पुराने अजय समझे जाने वाले सत्ता के एक बहुत बड़े किले को रातों रात ढा दिया। मतलब पश्चिम बंगाल के इतिहास में 1947 के बाद पहली बार किसी राइट विंग पार्टी ने इस तरह का पूर्ण नियंत्रण हासिल किया है। सही कहा, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, एक युग का परिवर्तन है। बिल्कुल। तो एडवोकेट रवि कुमार द्वारा प्रस्तुत कानून प्लस के इस बेहद खास और हाई एनर्जी डीप डाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं पहले ही बता दूं कि ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला है। हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग कानूनी पचड़ों और राजनीतिक दांवपेचों का सबसे असली अनफिल्टर्ड सच जानना चाहते हैं तो ये डीप डाइव आपके लिए ही है। तो अभी के अभी कानून प्लस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हाइप दे। एकदम सही। और आज डिकोड करने के लिए हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, वो किसी थ्रिलर फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बिल्कुल, मैंने भी पढ़े वो डॉक्यूमेंट्स। हाँ, इसमें 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव के जियोपॉलिटिकल एनालिटिक्स से लेकर कैपिटल टीवी जैसे चैनल्स के ट्रांसक्रिप्ट शामिल हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। हाँ, वो बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे आज के इन दस्तावेजों में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के बेहद संवेदनशील और पॉलिटिकली चार्ज्ड दावे हैं। एक लीगल प्लेटफॉर्म होने के नाते कानून प्लस का काम किसी भी पार्टी का पक्ष लेना नहीं है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ एक पारदर्शी लेंस की तरह काम करना है। सोर्सेज में जो डेटा है, हम बस उसका निष्पक्ष कानूनी विश्लेषण कर रहे हैं। वही तो चलिए सीधा उन चौंकाने वाले आंकड़ों पर आते हैं। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 207 सीटें जीत लीं। और टीएमसी का क्या हाल हुआ? वही तो मैं बताता हूँ। जो टीएमसी 2021 में 215 सीटों पर थी, वो सीधे 80 सीटों पर सिमट गई। अरे बाप रे। और वोट शेयर देखिए, बीजेपी 38% से सीधा 45.84% पर पहुंच गई। मतलब ये हुआ कैसे? जो वोटर हमेशा क्षेत्रीय राजनीति पर वोट देता था, वो अचानक केंद्र के डबल इंजन मॉडल की तरफ कैसे मुड़ गया? देखिए, इस शिफ्ट के पीछे का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। बंगाल की राजनीति दशकों से एक बहुत ही अलग क्षेत्रीय मॉडल पर चल रही थी। पहले वामपंथी और फिर टीएमसी। बिल्कुल, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि जनता एक बहुत गहरे संस्थागत ठहराव से गुजर रही थी। डबल इंजन सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल टूल बन गया था। मतलब एक मनोवैज्ञानिक हथियार। हाँ, जब लगभग 93% वोटर घर से बाहर निकलता है ना, तो वो सिर्फ विधायक नहीं चुनता, वो मौजूदा सिस्टम को जड़ से उखाड़ने का फैसला लेकर निकलता है। सच में लोगों को लगने लगा था कि विकास की गति राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है। एग्जैक्टली। वो ऐसा नेता चाहिए था जो केंद्र से लड़ने के बजाय विकास की नीतियों में तालमेल बिठा सके। लेकिन ऐसे व्यवस्थागत बदलाव के लिए एक चेहरे की भी तो जरूरत होती है ना? बिल्कुल होती है। और यहाँ जो चेहरा उभर कर आया वो है शुभेंदु अधिकारी। सोर्सेज में तो उन्हें साफ तौर पर जायंट किलर कहा जा रहा है। और वो नाम उन्हें ऐसे ही नहीं मिला है, आंकड़े देखिए। हाँ, नंदीग्राम में अपनी सीट 9000 से ज्यादा वोटों से बचाई और सबसे बड़ा भूचाल तो भवानीपुर में आया। बिल्कुल, भवानीपुर में ममता बनर्जी को उनके ही अभेद्य गढ़ में 15,105 वोटों से हरा दिया। इसी को कहते हैं पूरी तरह से लीडरशिप डीकैपिटेशन। लेकिन मैं सोच रही थी, जो इंसान सालों तक टीएमसी का सबसे बड़ा रणनीतिकार था, उनका अपना ही इंसाइडर था, वो अचानक पूरी सत्ता को पलटने वाला काल कैसे बन गया? देखिए, इसे कॉर्पोरेट भाषा में हॉस्टाइल टेक ओवर कह सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो पुरानी व्यवस्था की हर नस को अंदर से जानते थे। अच्छा, तभी वो इतने सटीक प्रहार कर पाए। हाँ, और एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव भी हुआ है। पिछले 55 सालों से बंगाल की राजनीति सिर्फ कलकत्ता केंद्रित रही है। हाँ, मुख्यमंत्री हमेशा शहरी या कुलीन वर्ग से ही आते थे। एग्जैक्टली। लेकिन अब राज्य को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसकी जड़ें रूरल हार्टलैंड यानी एकदम ग्रामीण परिवेश में है। उनकी जमीनी पकड़ बहुत मजबूत है। ये तो पॉजिटिव साइड हो गया। लेकिन सोर्सेज में एक बहुत डार्क और हिंसक पहलू भी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप उस पीए की हत्या वाले मामले की बात कर रही हैं? हाँ, उनके पर्सनल असिस्टेंट की हत्या। मतलब ये कोई नॉर्मल राजनीतिक झड़प नहीं थी। 40 लाख की सुपारी, फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां और यूपी बिहार से बुलाए गए प्रोफेशनल शूटर्स। ये कानूनी दृष्टिकोण से राज्य के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। और इसमें टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी का नाम भी आ रहा है, जो सोर्सेस के मुताबिक अंडरग्राउंड हो गए हैं। मतलब जब दूसरे राज्यों से कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर होने लगे तो ये क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल सिंडिकेट नहीं बन जाता? बिल्कुल बन जाता है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का पुराना इतिहास है, लेकिन ये जो इंटरस्टेट नेक्सस सामने आया है, ये मामले को अलग लेवल पर ले जाता है। मतलब अब ये सिर्फ लोकल पुलिस के बस की बात नहीं रही। एकदम सही। जब अपराध राज्य की सीमाएं पार कर जाएं, तो ज्यूरिसडिक्शन का टकराव होता है।
नई सरकार के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इस माफियानुमा तंत्र को कैसे तोड़ा जाए। और शायद इसी खोखले तंत्र ने पुरानी सरकार को अंदर से खत्म कर दिया, क्योंकि हार का आंकड़ा देखिए, टीएमसी के 35 में से 22 मंत्री चुनाव हार गए। 63% की हार की दर, जनता ने पूरी कैबिनेट को ही उखाड़ फेंका। मैं भी वही सोच रही थी, और सोर्सेज में इसका सबसे बड़ा कारण करप्शन बताया गया है। एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला और राशन घोटाला। हाँ, उसने मिडिल क्लास की उम्मीदें तोड़ दी। बिल्कुल, शिक्षक भर्ती घोटाले ने युवाओं की आकांक्षाओं पर सीधा प्रहार किया। लेकिन हार के पीछे एक और बहुत बड़ा टेक्निकल कारण था, चुनाव आयोग का SIR फैक्टर। ओह हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट से 91 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए। 91 लाख, ये कुल वोटर्स का लगभग 11% होता है। मतलब ये तो बहुत बड़ा नंबर है। पिछली सरकार तो इसे साजिश बता रही थी। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन इतने वोटर्स को हटा कैसे सकता है? देखिए, कानूनी तौर पर चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट अपडेट करने का पूरा अधिकार है। जो लोग मर चुके हैं या जिनकी डबल एंट्री है, उनके नाम काटे जाते हैं। तो क्या इससे इलेक्शन का पूरा गणित ही बदल गया? पूरी तरह से। विश्लेषकों का मानना है कि कई सीटों पर हार जीत का मार्जिन इन काटे गए वोटों से भी कम था। और एक और बड़ा फैक्टर था, अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा। हाँ, जनसंख्यिकी के हिसाब से देखें तो राज्य में करीब 27% मुस्लिम आबादी है, जो दशकों से टीएमसी का सबसे पक्का वोट बैंक माना जाता था। बिल्कुल, लेकिन इस बार AISF और AJUP जैसी नई पार्टियों ने उस वोट बैंक में सेंध लगा दी। मैंने डॉक्यूमेंट्स में देखा कि मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में इस बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी को मिला। हाँ, बीजेपी ने वहां अपनी सीटें लगभग दुगनी कर लीं। लेकिन ये लॉयल वोट बैंक अचानक बटा क्यों? देखिए, कोई भी वोट बैंक हमेशा के लिए बंधुआ नहीं होता। हाँ, वो भी है। जब आप किसी समुदाय को सिर्फ दक्षिण पंथ के डर का नैरेटिव दिखाकर वोट लेते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधारते, तो वो विकल्प ढूंढने लगते हैं। मतलब AISF ने सिर्फ सुरक्षा की नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी की बात की। बिल्कुल। तो करप्शन का गुस्सा, 91 लाख वोटों का कटना और वोट बैंक का टूटना, इन सब ने मिलकर टीएमसी की हार की पटकथा लिखी। चलिए, पुरानी सरकार तो गिर गई, लेकिन अब जो नई सरकार आई है, उनका रोड मैप क्या है? सोर्सेज में 100 दिन के एक्शन प्लान का बहुत डिटेल में जिक्र है। हाँ, और वो प्लान बहुत अग्रेसिव है। बिल्कुल। पहला पिलर तो जांच पर है। पिछले 15 साल के घोटालों पर व्हाइट पेपर लाया जाएगा। शिक्षक भर्ती के लिए रिटायर्ड जज का न्यायिक आयोग बनेगा। और संदेश खाली के लिए स्पेशल टास्क फोर्स भी। हाँ, लेकिन एक लीगल एक्सपर्ट के नाते आप मुझे ये बताइए, क्या इन आयोगों का वाकई कोई लीगल वेट होता है या ये बस परेशान करने के लिए है? देखिए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इन आयोगों का बहुत स्पष्ट कानूनी ढांचा होता है। वो सबूत जुटा सकते हैं, समन भेज सकते हैं। ये पॉलिटिकली एक बहुत आक्रामक शुरुआत है। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो इनका वेलफेयर वॉर है। बिल्कुल, जो अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों को साध रहा है। मुझे तो इस एक्शन प्लान में बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब एक तरफ तो एकदम बुलडोजर एक्शन और घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की सख्त पॉलिसी है। हाँ, और 45 दिनों में बॉर्डर फेंसिंग का वादा भी। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ सरकारी खजाने के दरवाजे खोल दिए गए। महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए, जो पिछली योजना का डबल है। हाँ, और युवाओं को भी 3000 का बेरोजगारी भत्ता। 45 दिनों में 7वें वेतन आयोग का बकाया DA क्लियर करना। ये बहुत सोची समझी रणनीति है। मतलब ये तो गाजर और छड़ी वाली बात हो गई ना। क्या ये सिर्फ एक नया सरकार पर निर्भर वोट बैंक तैयार करने का तरीका है? बिल्कुल। पॉलिटिकल साइंस में इसे वोट बैंक कंसोलिडेशन कहते हैं। चुनाव आप सुरक्षा के मुद्दे पर जीत सकते हैं, लेकिन सत्ता में टिकने के लिए आम आदमी की जेब तक पहुंचना होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। हाँ, लेकिन इसमें एक बड़ा आर्थिक और कानूनी पेच है। बंगाल पर पहले से भारी कर्ज है। इन भारी भरकम योजनाओं से खजाने पर क्या असर पड़ेगा? और आर्थिक से ज्यादा तो लीगल चुनौतियां हैं। जो डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट वाला नारा है, सुनने में तो रैली ना बहुत जोरदार लगता है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में ये एक दुस्वप्न है। वही मैं कह रही हूँ। भारत और बांग्लादेश के बीच तो कोई प्रत्यार्पण संधि यानी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ही नहीं है। सही कहा आपने। तो अगर आप किसी को घुसपैठ या घोषित कर भी दें, तो आप उसे जबरन सीमा पार कैसे धकेलेंगे? अगर दूसरा देश उसे लेने से मना कर दे, तो वो इंसान तो स्टेटलेस हो जाएगा ना। देखिए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बिना संप्रभु समझौते के आप किसी को डिपोर्ट नहीं कर सकते। ये सीधे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन है। तो फिर ये जो पुशबैक पॉलिसी की बात हो रही है, वो कितनी प्रैक्टिकल है? बहुत मुश्किल है। आप उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेंशन सेंटर में रख सकते हैं, लेकिन डिपोर्टेशन के लिए केंद्र सरकार और पड़ोसी देश की सहमति अनिवार्य है। राज्य सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। और लीगल अड़चनें यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा वादा है, 6 महीने के अंदर राज्य में
समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करना। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं तो ये सोच रही थी कि संविधान के हिसाब से फैमिली लॉज जो होते हैं, शादी, तलाक, वो तो समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं ना। बिल्कुल आते हैं। तो फिर एक राज्य अपना अलग यूसीसी कैसे ला सकता है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक सिग्नलिंग है? देखिए, राज्य सरकार बिल पास तो कर सकती है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजना ही पड़ेगा। मतलब मामला सीधा केंद्र और अदालतों में जाएगा। एग्जैक्टली। हर राज्य का अपना अलग यूसीसी देश के कानूनी ढांचे को बहुत उलझा देगा, इसलिए ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती का सामना करेगा। लेकिन इन सब बदलावों का असर सिर्फ बंगाल तक थोड़े ना रहेगा, अगर हम इसे 2029 के आम चुनावों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये नेशनल पॉलिटिक्स को पूरी तरह से रीसेट कर देता है। बिल्कुल। मतलब जो पूर्वी भारत कभी लेफ्ट और कम्युनिस्टों का गढ़ था, जहां लाल झंडे के अलावा कुछ नहीं दिखता था, वहां अब पूर्ण राइट विंग सरकार का आना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक शिफ्ट है। हाँ, ये पीएम मोदी और केंद्र के लिए 2029 की बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त है। पूर्वी भारत जो दिल्ली के खिलाफ एक दीवार बना हुआ था, अब वो दीवार टूट गई है। सही कहा। तो अगर आज के इस कानून प्लस के डीप डाइव को हम समेटें तो जो तस्वीर उभरती है वो कमाल की है। बिल्कुल, एक मास्टर क्लास की तरह। हाँ, कैसे एक ऐतिहासिक जनादेश ने पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंका, एक जायंट किलर का उदय हुआ। करप्शन और एसआईआर फैक्टर ने कैसे टीएमसी की बुनियाद हिला दी। और वो 100 दिन का अग्रेसिव एक्शन प्लान और उसकी लीगल चक्रव्यूह। एग्जैक्टली। तो इस पूरी चर्चा के बाद मैं दर्शकों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। बताइए, क्या सवाल है? अगर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां दशकों से बंगाली अस्मिता और लोकल लीडरशिप सबसे बड़ा हथियार था, वहां राष्ट्रीय सुरक्षा, यूसीसी और डबल इंजन का नैरेटिव इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है, तो क्या पूरे भारत में क्षेत्रीय पहचान की राजनीति हमेशा के लिए खत्म होने वाली है? क्या वोटर अब लोकल मुद्दों से ऊपर उठकर सिर्फ एक नेशनल फ्रेमवर्क में सोच रहा है? ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जो आगे की पूरी राजनीति तय करेगा। बिल्कुल। और आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ये क्षेत्रीय राजनीति बनाम राष्ट्रीय नैरेटिव की बहस बहुत जरूरी है। अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही लीगल और पॉलिटिकल दांवपेचों का अनफिल्टर्ड सच जानने के लिए कानून प्लस बाय एडवोकेट रवि कुमार को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। बिल्कुल। इस डीप डाइव को शेयर करें और चैनल को अपना सपोर्ट दें। हम आगे भी ऐसे ही धमाकेदार एनालिसिस लाते रहेंगे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और सच तलाशते रहिए। Follow Kanun Plus for court cases and real legal clarity. Subscribe now and drop your view in the comments.